जीवन पथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर हम आपके साथ हैं और कुछ हल्की फुल्की बातें, कुछ आपकी उलझनों को शांत करने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ हैं हमारे चिरपरिचित मेहमान, जो कि जुड़ते हैं हमसे वाराणसी से, आप सभी जानते होंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक स्वर में कहा होगा, डॉक्टर गौतम चटर्जी। जी हाँ, ये डॉक्टर गौतम चटर्जी ही हैं जिनका हम स्वागत करने जा रहे हैं। तो गौतम जी, आपका इस अंक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, आपका अभिनंदन इस कार्यक्रम के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अपना अनमोल समय हमें देते हैं और अनमोल जानकारियां देते हैं, अनमोल मार्गदर्शन करते हैं। गौतम जी, अगर हम एक बात आपसे कहें, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि आज आपकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, या इसमें ये कलर होना चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो बुरा लगना जैसा कोई चीज है ही नहीं। मेरे पास में ऐसा कोई, मेरी जीवन शैली में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विलोम हो। नहीं, पर मैंने देखा है कि अगर हम अपने मित्रों से कुछ ऐसा होता है जिसको देख के अटपटा से लगे और ये कहें कि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं पहना है तुमने, या कोई जेंट्स ही हो जिसको कहें कि पैंट शर्ट का कॉम्बिनेशन ये सही नहीं है, अगर इसकी जगह लाइट कलर की शर्ट होती, डार्क कलर का पैंट होता, तो ज्यादा अच्छा लगता। तो इस बातों को मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ या साझा कर रही हूँ कि बताइए, आपकी नजरों में ये क्या आलोचना है या किसी तरह की नेगेटिव है, नेगेटिव टॉक्स हैं? नहीं, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव पर बात करना हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टॉक होता है, लेकिन नेगेटिव टॉक पर बात करना ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो अटपटे रंग और आदि की कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, हम्म। वो एस्थेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो हमें किसी का एस्थेटिक्स लगता है कि इसका एसिडिक्स लेवल कम है, किसी का ज्यादा है, ये होता है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आप ही सब में है, तो लगता है कि चेतना का वो एक स्तर है, चेतना की एक स्तर है, चेतना का वो एक स्तर है। अपने आप को ही कई स्तरों में देखते हैं, तो फिर कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि सबकी अपनी, सब सोल की यात्रा चल रही है। कोई अगर मुझसे लोअर लेवल पर है, वो भी इस लेवल तक पहुंचेगा, कोई मुझसे हाई लेवल तक है, हम सब उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो सारी चेतनाओं की एक अल्टीमेट चेतना की तरफ एक यात्रा चल रही है। सब नदियों की चलती है, समुद्र की, और वैसे तो उसको क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, तो क्रिटिसाइज वाली बात जब आपने कही, तो मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि देखो यार मिनका, तुम ना किसी का अच्छा लगा करे बुरा लगा करे, टोका मत करो, क्योंकि फिर उसको लगता है कि तुम उसकी आलोचना कर रही हो या कमियां निकाल रही हो। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि कमियां निकालने वाली बात नहीं है, उसको ज्यादा बेटर करने के लिए उसको कमियां मत कहो, आलोचना मत कहो, समीक्षा भी कही जा सकती है। तो इस बात पे हमारी आपस में, दोनों फ्रेंड्स में, हम लोग में चर्चा होने लगी। तो मैंने अपने फ्रेंड से भी कहा कि अच्छा, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ते हैं मैं उनसे पूछूंगी कि समीक्षा और आलोचना, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम किसी भी चीज को सीमित दायरे में करते हैं, तो वो हमेशा निंदा होती है, हर्ट करना होता है, और वो क्रिटिसाइज करना होता है ना। और जब हम असीमित दायरे में कोई चीज करते हैं, वो हमेशा समीक्षा होती है, और वो उसका जो उद्देश्य हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो समीक्षा है, इसके लिए हमारे यहाँ साहित्य में समालोचना शब्द है। समान रूप से आलोचना, और आलोचना का मतलब आम जनजीवन में इन जनरल निंदा है। यदि साहित्य में आलोचना का मतलब है समान आलोचना या समीक्षा। आलोचना जो एक टेक्निकल टर्म हो गया है इन पर्टिकुलर साहित्य में, उसका मतलब है कि आप किसी किताब की, किसी कविता की, कहानी की, किसी लेखक की रिव्यू कर रहे हैं। उसके आलोचना के तत्व अलग अलग होते हैं, आलोचना के प्रतिमान अलग अलग होते हैं। लेकिन बांग्ला में आलोचना शब्द का जब प्रयोग किया जाता है,
तो उसका मतलब होता है कि आप कोई चीज की चर्चा कर, हमें एक ही शब्द अलग अलग जगहों पर जाके अपना अर्थ बदल देते हैं। नहीं तो बंगला में जब कोई बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं, रविन्द्रनाथ की कविता पर आइए आलोचना करें, इसका मतलब हुआ कि रविन्द्रनाथ की कविता पर विचार विमर्श करें। और हिंदी साहित्य में जब आलोचना शब्द होता है तो इसका मतलब होता है समीक्षा करना। और हिंदी में जब इन जनरल पब्लिक आपस में बात करते हैं आलोचना, तो होती है दूसरे की निंदा। ये आलोचना के तीन समा ध्वनियां हैं। नहीं तो समालोचना और आलोचना क्या बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स? समालोचना शब्द है, समालोचना ही शब्द है, लेकिन समालोचना ही अब आलोचना शब्द के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है हिंदी साहित्य में। ये भाव और अर्थ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में ऐसे बदलते रहते हैं। जैसा कि मैंने एक ही शब्द का बताया, ये एक शब्द है आलोचना, उसका बांग्ला भाषा में कैसे प्रयोग होता है वो अपनी जगह पर सही है। वैसे ही हिंदी प्रदेशों में आलोचना शब्द जो व्यवहार में है वो भी सही है। और हिंदी साहित्य में आलोचना है वो एक अलग है, उसका अर्थ भी एक तीसरा है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीजों को, जैसे बहुत सारे शब्द है, जैसे हम लोग जटिल शब्द कहते हैं, संस्कृत कहते हैं, तो उसका अर्थ बंगला में बदल जाता है, भाव बदल जाता है। अभिमान शब्द है, अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है, मराठी में बदल जाता है। एक ही देश में एक ही शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भावों में अर्थ बदल जाता है। सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत होती है कि जब भी हम लोग कोई शब्द बोलते हैं किसी से बातचीत में, तो उसके पास शब्द जाता ही नहीं है, वो अर्थ जाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे आप एक गिलास पानी दीजिए, ये सारे शब्द है ना, लेकिन आप क्या करेंगे, मुझे आप एक गिलास पानी ला कर दे देंगे। इसका मतलब अर्थ क्या है? कोई शब्द लेता ही नहीं है, शब्द कोई ग्रहण करता ही नहीं है, अर्थ ग्रहण करता है। और हम लोग को लगता है कि शब्द ही भाषा है और हम लोग जो बोलते हैं उसी को लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते कि शब्द ही अर्थ के रूप में दूसरे के पास जाता है। इससे जिसका अर्थ उसे पता नहीं रहता है, वो बहुत देर तक चुपचाप देखता है कि इसका क्या मतलब है। मतलब मैं अगर आपको कहूंगा कि इस राग की स्वर लिपि ऐसी है, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, कि ऐसा तो आपने कभी सोचा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। या अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजी के जो भी शब्द हैं वो दरअसल अंग्रेजी के है ही नहीं, वो लैटिन और जर्मन के हैं, ये भी थोड़ा और कठिन हो जाएगा कि अब एक विषय शुरू हो जा रहा है ना नया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी दीवारों का रंग भी अच्छा लग रहा है, तो आपके पास अर्थ चला गया आपका, कि आपके चेहरे में स्माइल आ जाएगी। मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो आपके चेहरे में स्माइल नहीं आए, यानी आपके पास अर्थ जा रहा है। तो हमेशा शब्द का अर्थ लोगों तक जाता है, शब्द जाता ही नहीं कभी तक। तो इसके लिए हमारे यहाँ शब्द को शब्द ब्रह्म कहा गया, शब्द ब्राह्मण कहा गया है। तो उसमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ग्रंथ भी है इसको लेकर, ऋषि भर्तृहरि का वाक्य पद ये। तो उसमें भी लोग पूछते हैं कि अगर शब्द अच्छा है तो लोग बुरे शब्द क्यों बोलते हैं, खराब शब्द क्यों बोलते हैं, अप्रिय शब्द क्यों बोलते हैं। तो वो अ, इसको भी स्पष्ट किया गया। लेकिन अभी जो आप समझना चाह रहे थे वो हमने बताने की कोशिश की कि समालोचना ही आलोचना है समीक्षा के अर्थ में। और इसी के लिए समीक्षक होते हैं, आलोचक होते हैं, वो निंदा नहीं करते। हिंदी साहित्य में जो आलोचक है, समीक्षक है, संगीत में है, वो किसी की बुराई या कमी नहीं देखते, उसमें नहीं देखी जाती है। उसकी समीक्षा के पीछे का तात्पर्य होता है कि इस ढंग से बताएं कि वो अगली रचना और बेहतर करे। और इसके लिए समीक्षक के लिए, आलोचक के लिए, हमारे नाट्यशास्त्र में जो शब्द है वो है प्राश्निक। प्राश्निक दर्शक के लिए शब्द है प्रेक्षक। तो ये सब उस जमाने में शब्द चलते थे। तो जो सही शब्द है, तो जो प्रश्न करता है वो प्राश्निक है। तो जब आपने कोई नाटक दिखाया, आपने कोई कहानी लिख के पढ़ के हमें सुनाई, या कहा कि पढ़िए, या आपका कोई डांस देखा, तो अगर हम कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो उसकी समालोचना, समीक्षा या आलोचना नहीं हो। प्रश्न करने का मतलब है कि आप
आपके आपकी कृति को लेके उसको एक डिबेट में बदलना, ताकि और कुछ अच्छी बात है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस रंग का ही क्यों प्रयोग किया है इस नाटक को करते समय। आपने जब ये कृष्ण और राधा का डांस दिखाया है, तो आपने वेशभूषा में यही रंग क्यों रखा है ना? कोई भी प्रश्न बन सकता है कि आपने यही गीत क्यों लिए हैं, गीत में अवधि का प्रयोग है तो उसमें आपने ये क्यों रखा है, तो आप बताएंगे कि हमने इसलिए रखा है। इसलिए प्रश्न जो करता है, समीक्षा वहां से शुरू होती है। तीसरी प्राश्निक कहा गया है, तो इस पर 4 कारिकाएं 27वें अध्याय में रखी गई है नाट्यशास्त्र के। और ये कहा गया है कि जब तक किसी के भी कलाकर्म की समीक्षा ना हो तो उसको सिद्धि नहीं मिलती। मतलब किसी ने नाटक लिखा है, नाटक का मंचन किया, डांस किया, गाना गाया, कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, अगर समीक्षा नहीं हुई तो उसको सिद्धि नहीं मिल सकती। इससे उस चैप्टर का नाम रखा गया सिद्धि अध्याय। 27वां अध्याय को उसको कहते हैं सिद्धि अध्याय। सिद्धि तभी मिलेगी जब प्रेक्षक देखेंगे आपके नाटक को और प्राश्निक प्रश्न करें। तो अब आप देखिए कि आलोचना का जो निंदा अर्थ है से लेके हम लोग प्रश्न अर्थ तक चले। अगर हम किसी चीज की समीक्षा कर रहे हैं तो उसमें पहले निंदा वाला तत्व आ रहा था हम लोग की बातचीत में जब शुरुआत हुई थी, और अब उसमें प्रश्न वाला तत्व आ रहा है। अगर हम लोग प्रश्न उठाएंगे तो समीक्षा करेंगे। इससे मतलब जब भी कोई प्रश्न उठाएगा तो पहले उसके लेवल को बढ़ा दिया जा रहा है ना, वो निंदा कर ही नहीं पाएगा, निंदा के अर्थ में आलोचना नहीं कर पाएगा। और जब कोई प्रश्न कोई उठाएगा, इसको क्या आमतौर पर सम्यक प्रश्न या सही प्रश्न कहते हैं, प्रश्न करने से ही होगा, तो प्रश्न का से ही पता चलेगा कि प्राश्निक किस स्तर के है। इसलिए कहा गया कि प्राश्निक या समीक्षक वो सब उतना ही आना चाहिए जो एक निर्देशक या अभिनेता या कथाकार को आता है। अगर एक फिल्म मेकर को जितनी चीजें आती है फिल्म के बारे में, उतना ही एक फिल्म क्रिटिक को भी आनी चाहिए। एक ड्रामा के बारे में जितना कुछ एक अभिनेता को आता है या लेखक को आता है, उतना ही सब कुछ उसके समीक्षक को भी आनी चाहिए। भले ही वो अभिनय ना करे, नाटक ना करे, सब कुछ आना चाहिए। और इसकी बाकी थ्योरीज है कि जब वो नाटक देख रहा हो तो क्या क्या चीज हो, क्या क्या ना हो। तो 4 इसमें कारिकाएं हैं सूत्र वाक्यों में, जो बहुत विशद है, व्यापक है। तो समीक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और हम लोग तो अभी इन जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ साहित्य की बात करें तो उसमें भी साहित्य की समीक्षा पर भी बहुत सारी किताबें हैं। और हमारे यहाँ हिंदी साहित्य की समीक्षा या हिंदी साहित्य का जो इतिहास, उसको बताने में भी समीक्षा को एक चैप्टर बनाया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी किताब है कि भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो समीक्षा को भी एक बहुत बड़ा, उतना ही मूल्यवान तत्व माना गया है, बल्कि उसको कला का मूल्य माना गया है समीक्षा को। कि अगर एक एक पक्ष में अपनी चीज दिखाई, दूसरे पक्ष ने उसकी समालोचना की, समीक्षा की, आलोचना की, तो ये उसका एक काउंटर पार्ट कह सकते हैं। तो उसका पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इसलिए बहुत जरूरी चीज है समीक्षा। इसलिए जैसे रचनाकार एक, एक ऐसी चीज है इसकी प्रतिभा चाहिए, हर कोई रचनाकार नहीं हो सकता है, वैसे ही हर कोई समीक्षक नहीं हो सकता। समीक्षक होने के लिए भी उतनी साधना करनी पड़ेगी जितनी की रचनाकार होने पड़ेगी। मतलब जैसे एक तबला शिल्पी है, तबला वादक है, वो जितनी साधना के बाद मंच पर तबला प्रैक्टिस करने, प्रेजेंट करने आया है, तबला वादन करने आया है, या सितार वादन करने आया है, तो अगर उसको समीक्षा है, समीक्षक उसको भी उतनी तैयारी करके आएगा। तो इसलिए कहा गया हमारे यहाँ, अधिकारी छात्र विमल प्रतिभाशाली हृदय। मतलब समीक्षक की का जो पहली जो उसकी शर्त समीक्षक होने की, वो है उसका सहृदय होना। सहृदय होगा तो वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, दूसरी की कमी नहीं दिखेगी। वो उस समीक्ष्य वस्तु की, यानी उस किताब की, उस नाटक की, उसके तत्वों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर समीक्षा करेगा कि काव्य के तत्व क्या होते हैं, काव्य के लक्षण क्या होते हैं, तब वो कविता पर बोलेगा। अब सहृदय को समझाने के लिए भी कहा गया है
कि अधिकारी छात्र विमल प्रतिभाशाली हृदय जो होगा वही सहृदय होगा। यानी एक नाटक को देखने और उस पर लिखने, कविता, कहानी, डांस, म्यूजिक, है ना, इसको समीक्षा करने का अधिकारी वही है जिसके पास दो चीजें हैं। दो चीजों को एक शब्द बनाया गया है, विमल प्रतिभा। यानी पहले इसके अंदर प्रतिभा हो जो कि रचनाकार में होती है, तभी उसने रचना की है। तो पहली बात तो प्रतिभा, और दूसरा है कि विमल हो, उसमें कोई मल ना हो, मतलब उसका मन, उसका हृदय निर्मल, विमल प्रतिभा। तो जिसका हृदय निर्मल होगा और जिसके अंदर प्रतिभा होगा, उसी को हॉल के अंदर एंटर करने का परमिशन है नाट्यशास्त्र के अनुसार। तो ऐसा व्यक्ति ही अधिकारी है। अधिकारी छात्र च अत्र, अधिकारी छात्र विमल प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली हो हृदय, ऐसे हृदय वाले को ही अनुमति है कि वो कविता पढ़े, कहानी पढ़े, सिर्फ समीक्षा करे। तो वो जाहिर सी बात की निंदा तो करेगा ही, जिसको तो मल है ही नहीं है ना, निर्मल हृदय। थोड़ा सा हमने हल्का सा विषय के डेप्थ में भी जाने की कोशिश की। और अगर प्रश्न है तो आप इसमें, या इसको और डिटेल में जाना है तो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ये एक बहुत विशद और व्यापक विषय है समीक्षा का जो जगत है। इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए, एडमायर करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आलोचना करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि आलोचना के लिए इंग्लिश में शब्द क्रिटिसिज्म, आर्ट क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जैसे अंग्रेजी में अगर जॉन कीट्स की कविता है तो हम लोग कोलरिज को भी जानते हैं क्रिटिसिज्म में, है ना। तो वहां पर भी क्रिटिसिज्म का यही मतलब, निंदा करने के अर्थ में नहीं है। तभी कोलरिज कोलरिज हुए। अगर ऐसे बता रही वो इसके वो बकवास कविता लिखता है, ऐसे कोई समीक्षा की भाषा नहीं है। तो इसलिए क्रिटिसिज्म शब्द वहां पर सही है, आलोचना शब्द सही है जो समीक्षा के अर्थ में, समालोचना के अर्थ में है। लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा और अनुशंसा होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा में प्रशंसा और निंदा नहीं होती। समीक्षा में अगर हम कविता की समीक्षा कर रहे हैं तो कविता के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर एक एक चीज की विवेचना होती है, वो समीक्षा है। तो उसके मानदंड पर, उसके पैमाने पर देखा जाता है कि आपका नाटक उसके मानदंड पर आया कि नहीं। आपका जो, आपने मान लीजिए भरतनाट्यम किया, या आपने ध्रुपद गाया, या ख्याल गाया, या कोई राग गाया, तो उसको गाने के लिए आपने सही सुर लगा के नहीं, तो अलग चीज है। आपको, आपने किस ढंग से उस राग को गाया। क्योंकि अगर आप कोई राग गा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो कौन गा रहे, कोई कलाकार जो कौन गा रहा है या बजा, जैसे लोग बजाते ही रात का राग है। अब समीक्षक ये देखेगा कि जो कौन कैसे, जो कौन राग का स्वरूप क्या है। अब अगर उसने जाना है कि इसमें निषाद जो है शुद्ध लगता है, और अगर जो कलाकार है वो निषाद को कोमल लगा रहा है, तो प्रश्न करेगा रिव्यू लिखते समय, या कलाकार से डायरेक्ट बात हम डायलॉग करेगा, जो कि हम किया करते हैं, हमने किया ही है 30-40 साल में, कि अगर जो कौन आप अभी बजा रहे थे तो आपने निषाद शुद्ध उसमें लगता है, लेकिन आपने कोमल लगाया है, तो क्या ये अशुद्ध है या आपका कोई प्रयोग है। प्रश्न करेगा ना, प्राश्निक हो गया। लेकिन तब कर पाया जब वो जानता है। आमतौर हिंदी में समीक्षाओं में देखा जाता है, संगीत समीक्षाओं में, कि जब लोग जाते हैं अखबारों से, वो जाके पूछ लेते हैं कि आप क्या क्या गाएंगे, क्या क्या बजाएंगे, और उसको लिख के रख देते हैं। और उसमें राग का भी नाम अक्सर गलत होता है और कलाकार का भी नाम गलत होता है, क्योंकि वहां पर समीक्षा है ही नहीं है। अब उसमें भी दो चीज होती है, रिपोर्टिंग और रिव्यू। अखबारों में वो रिपोर्टिंग है, उसमें भी चीजें अशुद्ध होती है, लेकिन रिव्यू जब आप कर रहे हैं तो आपको प्राश्निक को या रिव्यूअर को या क्रिटिक को भी उसी डेप्थ में होना होगा जिस डेप्थ में कलाकार। तो मान लीजिए कि आपने ये, अगर वो जानता है कि जो कौन राग में निषाद शुद्ध है, तो ये उसके अंदर में भी कमी है, क्योंकि जो कौंस में जो कौंस है उसमें कहीं कहीं पर कुछ कलाकार
शुद्ध निषाद से उसको बजाते हैं, कुछ लोग कोमल निषाद से बजाते हैं। और विश्वविद्यालयों में दोनों सुर लगाते हैं, शुद्ध भी कोमल भी। शुद्ध निषाद जब लगाते हैं तो वो चंद्रकौश अंग से जो कौंस को बजाना हुआ, कोमल निषाद लगाते हैं तो वो मालकौंस अंग से जो कौंस को बजाना हो। और अगर आप दोनों लगाते हैं तो ऐसे भी जो कौंस बजता है, ये अगर नहीं मालूम, कलाकार ने अगर शुद्ध या कोमल लगा दिया तो, और प्राश्निक को नहीं मालूम, तो फिर उसकी ज्ञान वृद्धि करता है अगर अच्छा सहृदय कलाकार है। वो बोला कि आपने तो राग में तो शुद्ध निषाद लगता है, आपने कोमल क्यों लगाया या कोमल लगाया है, क्या कोई प्रयोग है नया? तो बोला नहीं, कोमल से भी लगाया। अगर दोनों लगाया तो भी वो पूछ सकता है, अगर उसको पता है कि दोनों लगाते हैं तो कुछ नहीं बोलेगा, खाली बोलेगा कि कि यहाँ पर राग ऐसा हुआ, उसकी चलन ऐसी है, उन्होंने ऐसा किया, बहुत अच्छा लगा, जो भी करेगा। लेकिन उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कौंस जो है वो चंद्रकौंस अंग से भी बजाते हैं, मालकौंस अंग से भी बजाते हैं, और दोनों निषाद का प्रयोग करके बजाते हैं, ये जानकारी उसको होनी चाहिए। लेकिन अगर उसे सिर्फ एक ही जाना है तो उसका ये ज्ञान भी अपूर्ण है। अव्वल तो लोगों में ज्ञान ही नहीं होता है। लेकिन अगर जो लोग इसको सुन रहे हैं और संगीत के लोग हैं वो इसको जान सकते हैं कि जो कि शिव कुमार शर्मा जो कौंस बजाते हैं या बजाते रहे, तो हमेशा चंद्रकौंस अंग से बजाए, यानी शुद्ध निषाद का प्रयोग करें। ऐसे विष्णुपुर घराने में एक सितार वादक थे मणिलाल नाम, ये लोग बड़े बड़े नाम है। मणिलाल नाम जब भी जो कौंस बजाते हैं तो वो कोमल निषाद का प्रयोग करके बजाते हैं, यानी मालकौंस अंग से बजाते हैं। और अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी भी भागखंडे विश्वविद्यालय में जाइए और किसी टीचर से पूछिए कि आप लोग बच्चों कैसे सिखाते हैं, जो कौंस, चंद्रकौंस अंग या मालकौंस, शुद्ध निषाद लगा के कोमल निषाद लगा, तो कई जगह से ये भी उत्तर मिल सकता है कि दोनों निषाद का प्रयोग करें। तो आप उनसे सब पूछ सकते हैं। पूछ सकते का मतलब है कि आपकी भूमिका से रिव्यू की हो, प्रश्न आते हैं, प्रश्न। जहां पर प्रश्न नहीं किया जा रहा है वो समीक्षा होगी ही नहीं। प्रश्न का मतलब जिज्ञासा। मैंने एक उदाहरण दिया संगीत, वो भी एक राग का, कि अगर वो ये पहले जिसको जानकारी हो कि अगर कोई राग गाया जा रहा है तो वो कैसा, उसका स्वरूप क्या होता है, उसका भाव क्या होता है। आप किशोरी अमन करे, परवीन सुल्ताना का गाना सुने चले गए और रिव्यू क्या करेंगे? लेकिन एक राग में भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं कि कोई इस ये सुर लगाता है, कोई ये सुर लगाता है, कोई कोई तो कुछ और नया सुर लगा के नया राग बना देते हैं, वो भी जानना चाहिए। तो बंगला में और मराठी में देखने को मिला है कि कोई संगीत का व्यक्ति ही रिव्यू करता है। जैसे हम लोग आनंद बाजार पत्रिका बांग्ला का पेपर है, उसमें आशीष चट्टोपाध्याय जब भी रिव्यू लिखते थे तो खुद एक तबला शिल्पी रहे, तबला वादक, उनको पता है। इससे मैं जब भी विश्वविद्यालय में बोलने गया हूँ तो यही बोला हूँ कि अखबार में जो व्यक्ति रिव्यू लिखता है नाटक का या फिल्म का या म्यूजिक का, उसकी जगह पर आप संगीत की जो दुनिया है, कला की दुनिया है, उनको अपना रिव्यूअर तैयार करना चाहिए। क्योंकि वो उम्मीद तो करता है कि आज रात में मेरा कार्यक्रम और कल अखबारों में मेरा छपेगा। फोटो छप जाती है, फोटो में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग में नाम गलत, राग का नाम गलत, रिव्यू होता ही नहीं, होता है तो पटांग होता है। हम जिसको पसंद करते हैं उसके पक्ष में, नहीं पसंद करते हैं तो विपक्ष में। तो उसको आज तक रिव्यू अच्छा नहीं मिला, आज तक की मैं बात करूँ, क्योंकि रिव्यूअर अखबार नहीं तैयार करेगा, ये कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। अखबार वालों ने भी ध्यान नहीं दिया है, मैगजीन वालों ने भी, और कला की दुनिया ने भी कभी, या साहित्य की दुनिया ने भी ध्यान नहीं दिया है। इस साहित्य कला के लोग तैयार करेंगे, समीक्षक भी एक बहुत ही गुणी व्यक्ति का धर्म होता है। वो एक उसमें गुणीजन चाहिए। जो व्यक्ति रिपोर्टिंग कर रहा है बिजली विभाग में और पावर हाउस में चला गया, जल संस्थान और रोडवेज, बीजेपी देख रहा है, कांग्रेस देख रहा है, वो या फिर संगीत का सही, वो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। जैसे खेल का अलग डेस्क होता है, टेक्निकल चाहिए, वैसे म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा ये टेक्निकल है, उसके लिए अलग व्यक्ति होना चाहिए। तो खेल के तो पत्रकार होते हैं, संगीत कला इसके लोग नहीं होते हैं। हमने पहल की, हमने 30-40 साल इसी के सिर्फ नौकरी, हमने कोई और काम ही नहीं किया। मेरा एरिया ही रहा है सांस्कृतिक और ये कल्चर, इसका रिव्यू आदि का, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, फिलोसॉफी। मैंने कुछ और इसी बीट को कभी किया ही नहीं। लेकिन बात की पीढ़ी भी नहीं आई, अभी पहले भी कोई पीढ़ी नहीं थी मराठी बांग्ला में। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटीज में मैं बहुत बोला हूँ, वहाँ के लोग प्रोफेसर ने इसको स्वीकार भी किया है कि सिर्फ म्यूजिक कॉलेज में जो 4 साल का लोग स्नातक का कोर्स करते हैं या फिर परास्नातक 2 साल का करते हैं, अब तो सर 4 धन 1 हो गया, पहले 3 धन 2 था।
तो वो लोग तो राग सीखते ही हैं, ताल सीखते ही हैं विद्यार्थी। तो ऐसे लोगों के लिए नाट्यशास्त्र में बताया गया है कि हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई प्रोफेसर नहीं हो सकता, शिक्षक नहीं हो सकता। वो क्रिटिक हो सकता है, प्रासंगिक हो सकता है, 3 एवेन्यूज। तो जो लड़की ये सोच रही है कि मैं गा नहीं सकती और मेरा यूजीसी नेट वगैरह नहीं निकल रहा है, पीएचडी नहीं हो रहा है, मैं प्रोफेसर नहीं बन सकती, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, वो रिव्यू कर सकती है। बस उसको 15 दिन के वर्कशॉप में रिव्यू लिखना सिखाना कि हेडिंग कैसा होगा, फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, इंट्रो फिर कैसे लिखाया था, बस। वो तब हमारी भारतीय समाज में अच्छे क्रिटिक निकल के आएंगे। पहली बार ऐसा हो जो अभी तक नहीं हुआ है। तो समीक्षा की बात करते करते हम यहाँ तक आ गए कि अच्छे समीक्षक को भी संगीत जगत, नाट्य जगत, साहित्य जगत ही देगा। जो नहीं होने की वजह से वो हमें निंदा लगती है, इसलिए हम लोग समीक्षा के मूल स्वरूप को से समझ नहीं पाते। और अखबारों में भी हम लोग जो रिव्यू पढ़ते हैं, रिव्यू के नाम पर फिल्म समीक्षा, नाट्य समीक्षा, साहित्य समीक्षा, संगीत समीक्षा, वो हम लोग इतने सुपरफिशियल लगता है। कारण ये बिल्कुल। गौतम जी, ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हमको अगले अंक में इसलिए कंटिन्यू करना पड़ेगा कि जो आपने एक बात कही कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम संगीत की कर रहे हैं तो उतने ही लेवल का ज्ञान हमें होना चाहिए जितने लेवल का ज्ञान कलाकार को है। और या हम कोई जो है नाटक के क्या तत्व होते हैं सब। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे जो हमारे सुन रहे होंगे और वो अगर इस फील्ड में जाना चाहते होंगे तो वो कैसे तैयारी करें और बेहतर तैयारी करें, क्योंकि आपने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि हम गाना नहीं गा सकते तो समीक्षा भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें मेरा ये था पूछना कि अगर गाना जो है नहीं गा सकते हैं तो हम समझेंगे कैसे कि ये स्वर कौन सा लग रहा है। जो आपने जो है जो कौस की बात की थी, राग की, तो निषाद स्वर लग रहा है कि नहीं और कोमल क्या होता है, ये तो उसको तो उस स्वर का भी ज्ञान होना चाहिए ना, कि कोमल कैसे लगता है, शुद्ध कैसे लगता है, तीव्र कैसे लगता है, ये सारे स्वरों का भी तो ज्ञान होना चाहिए। वो व्यक्ति रिपोर्टिंग करने आया ही क्यों संगीत की? बेचारी की मजबूरी है, उसको कहा गया, उसके एडिटर ने बोला तुम इसको भी कवर करो। बेचारा कवर करने आया है, कलाकार से पूछ लेते मुझे लिखवा दीजिए या प्रेस विज्ञप्ति दे दीजिए, तो वो बेचारा करता है। लेकिन ये पूरी दुनिया ऐसे बदल सकती है जब कला के जो विश्वविद्यालय हैं संगीत के, वो जब संगीत के समीक्षक वो तैयार करें। साहित्य की दुनिया भी यही करेगी और नाटक की दुनिया भी। ऐसा नहीं हुआ है, इस तरह से सोचा ही नहीं गया कभी हमारे यहाँ। इससे नहीं सोचा गया क्योंकि किसी ने नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा। चलिए अगले अंक में हम इस अगर हमारे पास ऐसी कोई आती है जिज्ञासा किसी लिसनर की, तो उसके साथ साथ हम एक नया विषय भी लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में थोड़ा सा और अगर हम अगले अंक में बातचीत करें और फिर नया कोई विषय ले तो ज्यादा बेहतर होगा। पर इस अंक में आपने बात बहुत महत्वपूर्ण बताई कि प्रशंसा या निंदा से हटकर समीक्षा क्या होती है या आलोचना क्या होती है। तो एक बहुत ही मिसकंसेप्शन था समाज में कि आलोचना को हम हमेशा निंदा ही या बुराई के रूप में लेते थे। तो मित्रों, आप भी समझ गए होंगे कि अगर आपकी कविता, कहानी, प्ले या फिल्म की या गाने की कोई कुछ समीक्षा कर रहा है या बता रहा है तो उसे अन्यथा ना लें। और समीक्षक कैसे हो सकते हैं ये भी हमारे विद्वान ने बताया। तो इतनी सारी बहुमूल्य जानकारियों के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद।